हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे शिक्षण को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं और शिक्षण की कितनी अवस्थाएं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले सबसे पहला कारक है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य क्या रखा गया है? इसका मतलब ज्ञानात्मक उद्देश्य का स्तर का शिक्षण है या कौशलात्मक या सृजनात्मक। शिक्षण का उद्देश्य शिक्षण देने से पूर्व तय कर लिए जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, कमजोर बालक है, मंद बुद्धि बालक है, प्रखर बुद्धि बालक है, सृजनात्मक बालक है, किस स्तर का बालक है, ये पहले से पता करना जरूरी रहता है। शिक्षण क्रियाओं को ये प्रभावित करता है। छात्रों का मनोशारीरिक स्तर, छात्र छोटे हैं, बड़े हैं या फिर हायर लेवल के हैं, प्ले ग्रुप के हैं, किस स्तर के बालक है, ये ज़रूरी है कि उसी स्तर के अनुसार शिक्षण क्रियाएं संपन्न की जाए। पाठ्य वस्तु का स्वरूप व स्तर। पाठ्य वस्तु का स्वरूप क्या है? पाठ्य मतलब कि बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत शॉर्ट चैप्टर है या बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत सरल चैप्टर है, उस हिसाब से हम शिक्षण क्रियाएं संपन्न करते हैं। कक्षा का वातावरण कैसा है? मतलब कि आप लोकतांत्रिक वातावरण रखते हैं या तानाशाही वातावरण, ये शिक्षण क्रिया को पूर्ण करने में काम आता है। मतलब कि शिक्षण क्रिया को बहुत प्रभावित करता है। मतलब लोकतांत्रिक वातावरण रखते हैं तो बच्चों में ज्ञानात्मक, सृजनात्मक सभी स्तर का विकास होता है, बोधात्मक स्तर का। वही अगर तानाशाही क्लास का स्तर रहता है तो बच्चों में सिर्फ ज्ञानात्मक विकास हो सकता है। तो इस हिसाब से कक्षा का वातावरण शिक्षण को प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया का नियोजन। शिक्षण की क्या क्या क्रिया करनी है ये पहले से पूर्व नियोजित होती है। शिक्षण का उद्देश्य को शिक्षण क्रिया को प्रभावित करने वाली नियोजन है। मतलब कि क्या कौन से स्टेप के बाद किस स्टेप को लाया जाए शिक्षण में, ये पहले से पूर्व नियोजित रहती है। शिक्षक की विशेषताएं और योग्यताएं। शिक्षक की क्या क्या विशेषताएं योग्यता है, इतना इसका मतलब कि कोई शिक्षक हो सकता है कि ज्ञानात्मक स्तर को महत्वपूर्ण मानता हो, कोई शिक्षक सृजनात्मक चिंतन स्तर को बहुत महत्वपूर्ण मानता हो। तो शिक्षक की योग्यताएं किस हिसाब से है, ये शिक्षण को प्रभावित करती है। भौतिक सुविधाएं की उपलब्धता, क्लास में किस किस चीज़ की उपलब्धता है नहीं है, प्रोजेक्टर, चित्र, मैप, संकेतक, डस्टर, चौक, श्यामपट्ट, इन सब भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता कितनी है, ये शिक्षण को प्रभावित करती है। बाल केंद्रितता व शिक्षण प्रविधि। बाल केंद्रित शिक्षा है, पद्धति को अपनाया जा रहा है। बाल केंद्रित शिक्षा है तब तानाशाही वातावरण क्लास में नहीं रख सकते हैं। बच्चे कोई क्वेश्चन करते हैं या फिर बीच में फिर से बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आया, अगेन रिपीटेड, तो आपको रिपीट करना है, आपको उस तरीके से समझाना है जिस तरीके से उसको समझ में आ जाए। तो बाल केंद्रितता प्रभावित करती है शिक्षण को। शिक्षण की प्रविधि प्रभावित करती है। कौन कौन सी प्रविधि यूज की गई है? व्याख्यान, कथन, पाठ्य पुस्तक या फिर प्रश्नोत्तर, उदाहरण, कौन सी प्रविधि, टीचिंग टेक्निक यूज की गई है, ये सभी शिक्षण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रतिफल। शिक्षण को मूल्यांकन प्रतिफल कैसे प्रभावित करता है? अगर मूल्यांकन प्रतिफल में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं हुआ, बच्चों में हम जो चाहते थे वो व्यवहार परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमें अपनी टीचिंग टेक्निक में चेंजेस करने पड़ते हैं। शिक्षक को अपने पढ़ाने के तरीकों में बदलाव लाना पड़ता है। तो इसलिए मूल्यांकन प्रतिफल भी शिक्षण क्रिया को प्रभावित करती है। फिर नेक्स्ट है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, शिक्षण की अवस्थाएं हैं, जो कि यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। शिक्षण की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं: शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था, शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था, शिक्षण की अंतिम अवस्था। इसको मैंने इंग्लिश में भी लिखा है यहाँ पे, प्री एक्टिव फेज, इनर एक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। सबसे पहले पूर्व तत्परता अवस्था। शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करना। पूर्व तत्परता एक शॉर्टली इंफॉर्मेशन में दे तो वो स्टेज है जब शिक्षण कार्य करने से पूर्व शिक्षक क्या क्या तैयारी कर लेता है। मतलब आप क्लासरूम में जाने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे हमको पढ़ाना है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है, क्या उद्देश्य रखने हैं या फिर किस युक्ति, प्रविधि, टेक्निक का यूज़ करना है, इन सबको पहले से ही तैयार कर लेना, नियोजित कर लेना, ये शिक्षण की पूर्व तत्परता आता है अवस्था में। शिक्षण के उद्देश्यों का इसमें निर्धारण होता है कि बच्चों में क्या क्या हम फाइनली व्यवहार परिवर्तन देखना चाहते हैं, बच्चों में ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, सृजनात्मक कौन सा परिवर्तन बच्चों में आए, ये शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारित करना। पहले पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना। पाठ्य वस्तु कितनी पढ़ानी है? कोई एक चैप्टर एक दिन में पूरा नहीं पढ़ा देंगे, जाकर 3-4 दिन में पढ़ाएंगे, 5-6 दिन में पढ़ाएंगे, 2-3 दिन में पढ़ाएंगे, उसकी लेंथ के अनुसार। तो उसको डिवाइड करना पाठ्य वस्तु को।
पाठ्य वस्तु को भी डिवाइड करना, ऐसे तरीके से डिवाइड करना कि अपने में पूर्ण हो। जैसे अगर हम अशोक का पढ़ा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप अशोक के पहले युद्ध या फिर उसके धार्मिक जीवन शुरू कर देंगे। सबसे पहले उसके प्रारंभिक जीवन एक दिन में पढ़ाएंगे, फिर उसके प्रशासनिक और युद्धों को पढ़ाएंगे, फिर उसके धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ाएंगे। तो एक एक दिन में ऐसे पाठ्य वस्तु को डिवाइड करें कि वो अपने में पूर्ण हो। तो इस कारण से पाठ्य वस्तु के संबंध में पहले से निर्णय लेना, प्रस्तुतिकरण के लिए पाठ्य वस्तु के अवयवों की क्रमबद्ध व्यवस्था करना। अब हमें जब अगर उसके धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ाना है तो उस प्रस्तुतिकरण के लिए जो जो हमें टीचिंग टेक्निक लेनी है, मतलब उसके क्रमबद्ध, पहले हमें शामपट का यूज़ करना है कि पहले हम क्वेश्चन जाके पूछेंगे कितना बच्चों को प्रीवियस लर्न है, उस हिसाब से उनको आगे की तरफ लेके जाएंगे। पहले व्याख्यान देनी है, पहले हमें प्रोजेक्टर का कब यूज़ करना है, कब मैप का यूज़ करना है, इन सब चीज़ों की पहले से व्यवस्था कर लेनी चाहिए। क्रमबद्ध व्यवस्था पहले से हो जाती है इसमें। शिक्षण की युक्ति प्रविधियों संबंध में निर्णय लेना, कौन सी युक्तियाँ यूज़ करनी है, उदाहरण कब, पाठ्य वस्तु विधि, कथन विधि, व्याख्यान विधि, इन सब के बारे में हमें पहले से निर्णय ले लेना चाहिए। विशिष्ट पाठ्य वस्तु के लिए युक्तियों का विकास करना, कोई चैप्टर जो होते हैं जो कि युक्तियों को मतलब कि मॉडल ला के दिखाना पड़ता है या फिर प्रोजेक्टर के थ्रू पूरी तरह से आपको क्रिया करके दिखाना पड़ता है। तो जो भी है, मतलब कि अगर प्लांट लगाना बच्चों को सिखा रहे हैं कि किस हिसाब से प्लांट ग्रो करता है, रिप्रोडक्शन होता है, स्टेम कटिंग के थ्रू प्रोडक्शन होता है, तो आप बच्चों को उस विधि को क्लास में करके दिखाइए। तो इन युक्तियों को पहले से ही विस्तार कर लिया जाता है, विकास कर लिया जाता है, पहले से चयन कर लिया जाता है, उसके बाद बच्चों को क्लास में दिखाया जाता है। तो ये स्टेज, इन शॉर्ट में कहा जाए, शिक्षण की पूर्व तत्परता का स्टेज जो है वो क्लास में जाने से पूर्व आप क्या क्या प्रिपरेशन कर लिए हैं, अपने क्लास में हमें क्या क्या किस क्रम में करना है, इन सब की पूर्व तैयारी पहले से शिक्षण की पूर्व तत्परता अवस्था में कर ली जाती है। फिर नेक्स्ट है शिक्षक की अंत प्रक्रिया अवस्था। शिक्षक क्लास में जाने के बाद वो क्या क्या क्रिया करेगा, ये शिक्षण की अंत प्रक्रिया अवस्था में आता है। जैसे कक्षा के आकार की अनुभूति, अब कक्षा का आकार कितना है, कितने बच्चे एब्सेंट है, कितने बच्चे आए हैं, कितने बच्चे नहीं आए, वो क्या उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, वो अनुभूति हमें कक्षा में जाने के बाद ही होती है। तो कक्षा के आकार की अनुभूति स्टेज में होती है। छात्रों का निदान करना पड़ता है, उनकी जो भी समस्याएं रहती है उनका निदान, उनके उपचारात्मक तरीके अपनाने पड़ते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, मतलब आप कुछ कहेंगे तो बच्चे कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, फिर आप कुछ रिस्पॉन्स करेंगे, इस तरीके से क्रिया प्रतिक्रिया चलती है। फिर नेक्स्ट है, इनमें निम्न बिंदु आते हैं। कौन कौन से उद्दीपनों का चयन करना, उद्दीपनों का प्रस्तुतिकरण करना, कौन कौन से उद्दीपन देने हैं मुझको, किस समय कौन सा कंटेंट बच्चों के सामने रखना है और उनको किस हिसाब से प्रस्तुतिकरण करना है। मतलब कि उनको प्रोजेक्टर के थ्रू प्रस्तुतिकरण करना है, उनको शामपट के थ्रू दिखाना है, चित्र के थ्रू, मॉडल के थ्रू, मैप, किस तरीके से हमको उसको प्रस्तुत करना है बच्चों में, ये उसका चयन करना और फिर उसका प्रस्तुतिकरण करना, ये क्लास में जाने के बाद ही हो सकता है। नेक्स्ट है युक्तियों का प्रयोग, कौन कौन सी युक्ति प्रयोग कर रहे हैं, मतलब अगर हम कथन विधि, व्याख्यान विधि, किस युक्ति का प्रयोग करके फिर युक्तियों का विस्तार करना, इस हिसाब से उद्दीपनों का चयन करना, उद्दीपनों का विकास करना और युक्तियों का चयन करना, युक्तियों का विकास करना, ये इस स्टेज में आता है। फिर लास्ट में आती है शिक्षण की अंतिम अवस्था। बच्चों में कितना व्यवहार परिवर्तन हुआ, कितना वो सीखे, कितना उनके ज्ञान का विकास हुआ, इसकी गणना की जाती है। शिक्षक द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप को परिभाषित करना, मतलब उनके व्यवहार परिवर्तन की फाइनली उनकी गणना करना कि कितने बालकों में कितना व्यवहार परिवर्तन आए, कितने % बालकों में कितने व्यवहार परिवर्तन आए, उस हिसाब से आगे की टीचिंग टेक्निक को बढ़ावा देना। अगर ये चैप्टर हार्ड है, बच्चों में व्यवहार परिवर्तन कम हुआ, तो हम कल उसी चैप्टर को दूसरे तरीके से आगे की चीज़ें पढ़ाएंगे, दूसरे टीचिंग टेक्निक यूज़ करके। तो ये शिक्षण की अंतिम अवस्था होती है कि व्यवहार परिवर्तन की गणना करना, फिर उपयुक्त मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना। व्यवहार परिवर्तन अपेक्षित हुआ तो हम उसी को कंटिन्यू रखेंगे, उसी युक्तियों को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं हुआ तो हम युक्तियों में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन, अगर मूल्यांकन से परिणामों के थ्रू हम शिक्षण की नीतियों में परिवर्तन करेंगे, युक्तियों में परिवर्तन करेंगे, उसके नियोजन में चेंजेस लेके आएंगे।
आगे अपने वाले वीडियो में शिक्षण के स्तर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।